नमस्कार साथियों, यूपी लर्निंग अड्डा द्वारा प्रस्तुत की जा रही उत्तर प्रदेश जिला दर्शन सीरीज में आप सभी का दोस्तों स्वागत है। आज हम सभी लखनऊ जिले पर एक संपूर्ण अध्ययन क्लास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ के बारे में। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ मंडल का मुख्यालय भी है। यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो ये पूछा जा सकता है लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे कि लखनऊ मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो आपके 5 जिले, जिसमें आपका रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और हरदोई जिला, ये सभी लखनऊ मंडल के अंतर्गत आते हैं। अगर इन्हें आप ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद कर सकते हैं, लखीम की हीर ने सीता और राय को हरदोई उन्नाव में देखा। तो ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं। बात करेंगे लखनऊ के प्राचीन नाम के बारे में। तो इसका प्राचीन नाम लक्ष्मणपुर या लखनपुर था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम के भाई लक्ष्मण द्वारा यह नगर बसाया गया था। एक अन्य मत जो है, लखना अहीर नामक एक व्यक्ति द्वारा बताया गया, लखना नाम से लखनऊ पड़ा। नेक्स्ट फिर चर्चा करेंगे लाखन कोट या लाखन पासी का किला। लाखन टीला नामक ऊंचे स्थान पर स्थित है। यह बाढ़ से सुरक्षित क्षेत्र। इसके निर्माता महाराजा लाखन भर पासी समाज के थे। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, तो इस स्थान पर किंग जॉर्ज कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी अर्थात केजीएमयू स्थित है। केजीएमयू की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लाखन पासी के किले से जुड़ी हुई है। तो एक यूनिक पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केजीएमयू की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस किले से संबंधित है। नेक्स्ट अब चर्चा करेंगे अवध की नई राजधानी के बारे में। 1775 ईस्वी में अवध के चौथे नवाब आसफुद्दौला ने राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया। तो इसका वर्ष पूछा जा सकता है किस वर्ष में, तो 1775 में। और इसे आधुनिक लखनऊ की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। तो फैजाबाद को 1775 में आसफुद्दौला द्वारा लखनऊ राजधानी स्थानांतरित किया गया। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं कि फैजाबाद से राजधानी लखनऊ कब स्थानांतरित किया गया, 1775 में, किसके द्वारा, आसफुद्दौला द्वारा। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है लखनऊ को अवध की राजधानी किसने बनाया। तो ये पूछा जा सकता है आसफुद्दौला द्वारा लखनऊ को अवध की राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट बात करेंगे नवाब आसफुद्दौला के बारे में। इनका शासन था 1775 से 1797 तक। एक महान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। लखनऊ के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। कला एवं वस्तु के संरक्षक थे। प्रसिद्ध कहावत इनके लिए, जिसे ना दे मौला उसे दे आसफुद्दौला। तो कहावत प्रसिद्ध है उसके लिए। बात करेंगे बड़ा इमामबाड़ा, इसे आसफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो है 1784 में हुआ। उद्देश्य क्या था, अकाल पीड़ितों को रोजगार देने के लिए बनाया गया था। मुख्य वास्तुकार कौन था, तो किफायत उल्लाह, ये आपके मुख्य वास्तुकार थे बड़ा इमामबाड़ा के। इसकी विशेषताएं क्या थी, तो एशिया का सबसे बड़ा हॉल बिना बिम या पिलर के, इसी में प्रसिद्ध भूल भुलैया और आसफी मस्जिद स्थित है। इसीलिए आसफी इमामबाड़ा भी इसे कहा जाता है। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स में, ये आपका आसफी मस्जिद भूल भुलैया इसी में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं रूमी दरवाजा। यह भी एक अवध के प्रतीक के रूप में है। इसके निर्माण की बात करें तो आसफुद्दौला द्वारा 1784 में इसका निर्माण कराया गया था। और यह किससे प्रेरित है, तो यह कॉन्स्टेंटिनोपल से प्रेरित है। तुर्की का गेट भी इसे कहा जाता है, टर्किश गेट के रूप में रूमी दरवाजा को जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण, इसमें उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मछलियों का जोड़ा इसी गेट से लिया गया है। तो आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश का यहाँ राजकीय चिन्ह है आप देख सकते हैं, इसमें जो मछलियों का जोड़ा है वो आपका इसी गेट से लिया गया है, रूमी दरवाजे से। तो ये पूछा जा सकता है अवध के नवाब के शासनकाल को दर्शाता है। तो ये प्रश्न पूछा भी गया है कि जो उत्तर प्रदेश का लोगो है इसमें मछलियां क्या दर्शाती हैं, तो अवध के शासनकाल को दर्शाती हैं और ये रूमी दरवाजे से लिया गया है। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं यूपी के राजकीय चिन्ह का स्रोत क्या है, रूमी दरवाजा भी है। नेक्स्ट बात करेंगे वाजिद अली शाह के। ये अवध के अंतिम नवाब थे। इनका शासनकाल 1847 से था। अवध के आखिरी शासक, कला के महान संरक्षक, गायककार भी थे, संगीतकार और नर्तक भी थे। कथक नृत्य के लिए लखनऊ घराने को संरक्षण और बढ़ावा इन्होंने ही दिया था। कथक एवं लखनऊ घराना, कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश का यह एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। लखनऊ घराना कथक की प्रमुख शैली है, कथक की एक प्रमुख शैली के लिए जाना जाता है और इसमें भाव, अभिनय और सुंदरता पर जोर दिया जाता है। इसके संरक्षक की बात करें तो नवाब वाजिद अली शाह इसके मुख्य संरक्षक के रूप में थे। अवध के अन्य प्रमुख शासक की बात करें तो सादत अली खां, जिसे बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं, सफदरजंग, शुजाउद्दौला, असफुद्दौला, वाजिद अली शाह, ये सभी हैं। आपको बता दें जितने भी शासक हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। लगभग 12 शासक बेगम हजरत महल को भी लेकर शामिल हैं। इन सभी पर हम पूर्ण चर्चा करेंगे। इसके भूगोल की बात करें, जलवायु की, तो गोमती नदी के किनारे बसा। इसकी जलवायु गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय है। ऋतुएं कौन कौन सी हैं, तो ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून तक वर्षा
मध्य जून से सितंबर तक और शीत दिसंबर से फरवरी तक। इसमें प्रसिद्ध है लखनवी आम, विशेषकर दशहरी, खरबूजा और अनाज की मंडी। मलिहाबाद दशहरी आम को जीआई टैग भी प्राप्त है। आपको ये भी बता दें कि मलिहाबादी दशहरी आम को जीआई टैग सितंबर 2009 में दिया गया था। तो पूछा जा सकता है प्रश्न, इस पर चर्चा करते हैं। तो यह स्थान मलिहाबाद में है। विशेषता क्या है? अपनी सुगंध और स्वाद के लिए यह आम प्रसिद्ध है। तो इसे जीआई टैग प्राप्त है। किस वर्ष दिया गया था जीआई टैग? तो 2009 में, सितंबर 2009 में इसे जीआई टैग दिया गया था। प्रमुख मेले और महोत्सव, कृषि कुंभ लखनऊ में ही आयोजित होता है। आम महोत्सव प्रतिवर्ष लखनऊ में आयोजित होता है। इसमें कला एवं संस्कृति की बात करें, चिकनकारी विश्व प्रसिद्ध कढ़ाई है। जरदोजी का काम होता है। लखनवी अंदाज तहजीब, ये फेमस है कल्चर। संगीत में ठुमरी गजल लखनऊ घराना में। और चिकनकारी को भी जीआई टैग दिया गया। और आपको ये भी बता दें, चिकनकारी को जो जीआई टैग दिया गया था यह वर्ष 2008 में दिया गया था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ष पूछा जा सकता है। बात करेंगे इसके कुछ प्रमुख संस्थान, केजीएमयू, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनबीआरआई नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बीएसआईपी बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बायो साइंसेज। ये संस्थान महत्वपूर्ण है, इनके फुल फॉर्म भी पूछे सकते हैं। हम बात करेंगे जो लखनऊ के पड़ोसी जिले हैं। आप मेरे पे देख सकते हैं, ये लखनऊ जिला है। इसका पड़ोसी जिला सीतापुर भी है, बाराबंकी भी बॉर्डर शेयर करता है, रायबरेली, उन्नाव भी और हरदोई भी। तो ये सारे जिले इसके पड़ोसी जिले हैं और ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, सीता और हरी उम्र भर राय देते रहे। ये इसका ट्रिक है लखनऊ के पड़ोसी जिले को याद करने का। इससे चर्चा हो चुकी है कि राजधानी का सफर जो है लखनऊ 1921 में प्रयागराज से स्थानांतरित आंशिक राजधानी बनी लखनऊ, जबकि 1935 में पूर्णतः राजधानी घोषित किया गया। इसे मैंने यूपी जीके के जो मैराथन क्लास कराया था पार्ट 1 में, उसमें कंप्लीट कराया इसको। 1935 से पहले यूपी की राजधानी प्रयागराज इलाहाबाद ही थी। इस पर भी चर्चा हुई। कुल 5 जिलों से सीमा बनाता है, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी और सीतापुर, और यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। अब इसमें किसी विशेष जिलों के लेकर जो आंकड़े हैं उतने महत्वपूर्ण नहीं है 2011 के अनुसार, लेकिन चर्चा करते हैं। महिला साक्षरता दर 71.54, पुरुष 82.85, औसत साक्षरता 77 लिंगानुपात है 917, जनसंख्या गणना 1816 और कुल जनसंख्या है 45.89 लाख। क्षेत्रफल है 2528 वर्ग किलोमीटर। अब इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन उतना महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं है। अब हम लखनऊ के प्रशासनिक संरचना के बारे में बात करेंगे। तो इसमें कुल 5 तहसील है, सदर, सरोजनी नगर, बक्सी का तालाब, मलिहाबाद, मोहनलालगंज। ये सभी इसकी 5 तहसीलें हैं। विकासखंड कुल 8 हैं, माल, मलिहाबाद, चिनहट, बक्सी का तालाब, काकोरी, गोसाईगंज, सरोजनी नगर और मोहनलालगंज। इसमें विधानसभा क्षेत्र जो है कुल 9 है। इसमें मलिहाबाद, बक्सी का तालाब, सरोजनी नगर, लखनऊ में पश्चिम, उत्तर पूर्व, मध्य कैंट और मोहनलालगंज। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चिकनकारी, झरी जरदोजी ये शामिल हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा माना जाता है। भगवान राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर लक्ष्मणपुर या लखनपुर रखा गया। आधुनिक लखनऊ की स्थापना नवाब असफुद्दौला द्वारा 1775 में की गई। ये पूछा गया है कई बार प्रश्न, आधुनिक लखनऊ के संस्थापक नवाब असफुद्दौला 1775। अब रूमी दरवाजे पर बात करें और विस्तृत, तो निर्माता नवाब असफुद्दौला, निर्माण काल 1784 से 86 तक चला था। स्टार्ट 1784 में हुआ था। इसकी ऊंचाई 60 फुट है और यह जूनियर असिस्टेंट 1262 के एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। इसका अन्य नाम है तुर्की गेट, से पूछा जा सकता है कि टर्किश गेट के नाम से जाना जाता है, तो रूमी दरवाजा जाना जाता है। इसके डिजाइन किससे प्रेरित है? तो टर्की के कांस्टेंटिनोपल की वास्तुकला से प्रेरित है और उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में जुड़वा मछली का प्रतीक इसी दरवाजे से लिया गया है। बात करेंगे बड़ा इमाम बाड़ा एवं भूल भुलैया। इसके निर्माता थे नवाब असफुद्दौला। निर्माण काल कब शुरू हुआ? 1784 में। उद्देश्य अकाल राहत परियोजना और लोगों को रोजगार देना। भूल भुलैया की बात करें तो 1000 से अधिक गलियारे हैं, लगभग 489 एक समान दरवाजे हैं। बड़ा इमाम बाड़ा को आसफी इमाम बाड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आसफी मस्जिद भी स्थित है। बात करते हैं छोटा इमाम बाड़ा एवं अन्य नवाबी इमारतें। छोटा इमाम बाड़ा, इसका अन्य नाम है इमाम बाड़ा हुसैनाबाद मुबारक। तो हुसैनाबाद का इमाम बाड़ा के नाम से जाना जाता है। इसके निर्माता कौन थे? तो इस पर चर्चा करते हैं। नवाब मोहम्मद अली शाह थे, जिन्होंने 1838 में इसका निर्माण करवाया था। नवाब मोहम्मद अली शाह, तो ये एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न आ सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अन्य प्रमुख स्थल की बात करें, सतखंडा या 7 मंजिला टावर है। इसके निर्माता थे मोहम्मद अली शाह, 1842 में बनवाए थे, तो पूछा जा सकता है।
कि सतखंडा जो है ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में 7 मंजिला टावर है। इसके निर्माता मोहम्मद अली शाह 1842 में। नेक्स्ट बात करते हैं कैसरबाग पैलेस। इसके निर्माता है वाजिद अली शाह और ये अवध के अंतिम नवाब थे। बात करते हैं सफेद बारादरी। इसका निर्माण वाजिद अली शाह ने 1854 में करवाया था। बात करते हैं ब्रिटिश रेजिडेंसी के बारे में। इसका निर्माण 1780 से 1800 के बीच हुआ। इसका महत्व क्या है? तो 1857 के विद्रोह के दौरान 3000 ब्रिटिश निवासियों को शरणस्थली के रूप में मिला और यह ईसाई द्वारा संरक्षित स्मारक है। घंटाघर की बात करें तो इसका निर्माण 1881 में नवाब नसरुद्दीन हैदर द्वारा करवाया गया। उद्देश्य क्या था? तो सर जॉर्ज कूपर प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर के आगमन पर इसका निर्माण कराया गया था। बात करते हैं कुछ प्रमुख मंदिर और मस्जिदों एवं कोठियों के बारे में। तो जामा मस्जिद, इसका निर्माण लखनऊ में मोहम्मद शाह द्वारा किया गया। टीले वाली मस्जिद या गोमती नदी के किनारे एक टीले पर स्थित है। चंद्रिका देवी मंदिर 300 वर्ष पुराना मंदिर है और बस्ती के तालाब के पास है। दिलकुशा कोठी, इसका निर्माण नवाब सादत अली खान ने लगभग 1800 के करीब करवाया था और यह गोमती नदी के तट पर है। छतर मंजिल नवाब सादत अली खान द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आपको बता दें छतर मंजिल में वर्तमान में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान अर्थात CDRI स्थित है। इसका संचालन हो रहा है। बात करते हैं जनेश्वर मिश्रा पार्क या एशिया का सबसे बड़ा उद्यान माना जाता है। इसका उद्घाटन 5 अगस्त 2014 को किया गया। अंबेडकर मेमोरियल पार्क, इसका पूर्व नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान या लखनऊ का चिड़ियाघर, इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। राष्ट्रीय संग्रहालय की बात करें तो इसकी स्थापना लखनऊ में 1863 में हुई थी। बात करते हैं KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी या चिकित्सा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। आपको बता दें जो संस्थान है इसके वर्ष जो है मैचिंग में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसे वर्ष भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है SCPGI संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। BSIP अर्थात बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान, नींव रखी गई थी 1949 में। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब बात करते हैं CSIR के 4 प्रमुख संस्थान हैं। इन संस्थानों के नाम क्या है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान। तो ये पूछ सकते हैं CSIR के निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख संस्थान नहीं है? तो ये चारों ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। फिर है IIML भारतीय प्रबंध संस्थान, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ। IISR भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। आपको बता दें गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ में है, जबकि गन्ना प्रजनन संस्थान ये कोयम्बटूर में है। तो ध्यान रखना गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है, जबकि गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। बात करते हैं राज ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना 8 फरवरी 1962 को हुई थी। लाल बारादरी भवन में स्थित है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना 10 जनवरी 1996 को हुई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे लखनऊ के ऐतिहासिक स्मारक के बारे में। इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। इसके वास्तुकला और इतिहास पर चर्चा करेंगे। रूमी दरवाजा, इस पर बात हो चुकी है। इसके निर्माता नवाब असफुद्दौला थे। समय था 1784 से 86 के बीच में। इसे तुर्की के कॉन्स्टेंटिनोपल के प्राचीन द्वार की तर्ज पर बनाया गया है, इसीलिए इसे टर्किश गेट भी कहा जाता है। इसकी संरचना की बात करें तो ऊपरी भाग में 8 मुखी छतरी है, विशाल और अलंकृत है। अब यह लखनऊ शहर का प्रतीक चिन्ह भी बन गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बड़ा इमामबाड़ा। अकाल राहत परियोजना के लिए निर्माण वर्ष 1784 में विनाशकारी अकाल के दौरान उद्देश्य था जनता को रोजगार प्रदान करना। इसकी वास्तुकला, तो इसमें एक सेंट्रल हॉल है जो दुनिया का सबसे बड़ा कुंभदार कक्ष है। वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्ट हॉल बना हुआ है। अनोखी बात क्या है? दीर्घाओं को छोड़कर पूरी इमारत में लकड़ी या लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। यह केवल लखोरी ईंटों और चूने के सहारे पर बनी हुई है। बात करें बड़े इमामबाड़े परिसर की, तो इसमें भूल भुलैया स्थित है। इमारत के ऊपरी भाग में स्थित है। अनिश्चित और घुमावदार रास्तों का जाल है। दीवारों में खोखले रास्ते हवा और ध्वनि के लिए बनाए गए हैं। दूसरा, इसमें आपसी मस्जिद भी है। परिसर के भीतर स्थित भव्य मस्जिद है यह, और इसमें जुड़वा मीनारे हैं। तीसरा आपका है शाही बावली भी स्थित है। जल स्रोत और शाही इमाम के लिए बनाया गया था। भूल भुलैया कोई अलग इमारत नहीं है, मुख्य हाल के ऊपरी बनी एक संरचना है। तो ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि बड़ा इमामबाड़ा में निम्नलिखित में से कौन कौन सी संरचनाएं शामिल हैं? तो भूल भुलैया, आसफी मस्जिद और शाही बावली। नेक्स्ट है कोठी बिबियापुर, इस पर चर्चा करेंगे। इसके निर्माता है नवाब असफुद्दौला। वास्तुकार की बात करें तो जनरल क्लॉड मार्टिन के निर्देशन में हुआ। स्थान तो यह गोमती नदी के दाहिने तट पर स्थित है। वास्तुकला की बात करें तो यूरोपीय शैली में है। नीली और सफेद टाइल फ्रांस से आयातित हुई थी और घुमावदार सीढ़ी है इसमें। जैसे प्रश्न आ सकते हैं। वास्तुकार जनरल क्लॉड मार्टिन, निर्माता थे नवाब असफुद्दौला। इनका शासन 1775 से 1797 तक था। वास्तुकला किससे प्रेरित है? ये पूछा जा सकता है। तो यूरोपीय शैली से प्रेरित है। सन 1797 ईस्वी में सर जॉन शो ने यहीं पर शहादत अली खान को नवाब घोषित किया था।
तो एक ऐतिहासिक घटना है इसके लिए। दिलकुशा कोठी, इसका अर्थ क्या होता है? हृदय को आनंदित करने वाला। इसके निर्माता नवाब सादत अली खान। इनका शासन 1798 से 1814 तक था। उद्देश्य था शिकार लाज और रॉयल रिट्रीट के रूप में। शैली इंग्लिश बारोक लॉ मॉर्गन कॉलेज की तर्ज पर बनाया गया था। प्रवेश में इसके विशाल हिरण पार्क है, डियर पार्क स्थित है और लॉ मॉर्गन कॉलेज के दक्षिण में स्थित है। तो इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, दिलकुशा कोठी था दिल, शहादत तो शद्दत याद रख सकते हैं। बात करेंगे दिलकुशा कोठी से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो 1830 ऐतिहासिक गुब्बारा आरोहण हुआ। किसने देखा था? तो राजा नसरुद्दीन हैदर ने। और किसने किया था? एक अंग्रेज वायु यानी कि एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉट ने किया था। तो ये पूछा जा सकता है कि दिलकुशा कोठी में किस वर्ष ऐतिहासिक गुब्बारा आरोहण हुआ था? तो 1830 में राजा नसरुद्दीन हैदर ने देखा था। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 स्वतंत्रता संग्राम। अवध के स्वतंत्रता सेनानियों ने इस पर कब्जा किया। मेजर जनरल हेनरी हेवलॉक की मृत्यु यही हुई थी 24 नवंबर 1857 को। तो दिलकुशा कोठी पर अवध के स्वतंत्रता सेनानियों ने इस पर कब्जा कर लिया था। मेजर जनरल हेनरी हेवलॉक की मृत्यु भी यहीं पर हुई थी। परिसर में ब्रिटिश सैनिकों की समाधियां भी हैं। और आपको बता दें, यह एएसआई द्वारा संरक्षित है। किस वर्ष से? तो 1920 से यह एएसआई द्वारा संरक्षित है। बात करें छोटा इमामबाड़ा, इसे हुसैनाबाद इमामबाड़ा के रूप में भी जाना जाता है। निर्माता कौन थे? नवाब मोहम्मद अली शाह। इनका शासन 1837 से 1842 तक था। इसका उपनाम है क्या है? तो प्लेस ऑफ लाइट अर्थात रोशनी का महल भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है रोशनी का महल किसे जाना जाता है? तो छोटा इमामबाड़ा को। इसकी वास्तुकला की बात करें तो सुनहरे गुंबद वाला है। दीवारों पर कुरान की आयतें की सुलेख है अर्थात कैलीग्राफी की गई है। कैलीग्राफी की गई है दीवार पर कुरान की आयतों की। और इसकी शैली की बात करें तो इंडो इस्लामिक शैली और पार्सियन प्रभाव भी दिखता है। तो पूछा जा सकता है किस शैली में? तो इंडो इस्लामिक शैली। विशेष क्या है? यह नवाब और उनकी माँ का मकबरा भी है। तो छोटा इमामबाड़ा जो है उनके नवाब उनकी माँ का मकबरा भी है। नेक्स्ट, छोटा इमामबाड़ा में आंतरिक सज्जा की बात करें, जिसमें बेल्जियम क्रिस्टल झूमर है, चांदी का सिंहासन है, रानी का दीवान बना हुआ है और कांच के कैंडेलबरा बना हुआ है। इसके धार्मिक महत्व की बात करें तो मुहर्रम के दौरान भव्य रोशनी होती है। हमाम बना हुआ है जो शाही स्नानगार है। इसके रख रखाव के लिए नवाब ने हुसैनाबाद ट्रस्ट की स्थापना भी की थी। बात करेंगे सिर्फ तैनाबाद इमामबाड़ा के बारे में। इसका अन्य नाम है मकबरा अमजद अली शाह। स्थान है हजरतगंज में स्थित है। इसका निर्माण 1847 में अमजद अली शाह द्वारा शुरू किया गया था और पुत्र वाजिद अली शाह द्वारा इसे पूर्ण कराया गया था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है शुरू किसने किया और पूर्ण किसने करवाया। बात करें इसके वास्तुकार की तो वास्तुकार थे हुसैन अली खान। नाम का अर्थ है सिबतैन का अर्थ होता है पैगंबर के निवासे, इमाम हसन और हुसैन। तो नाम का अर्थ क्या है? सिबतैन का अर्थ क्या होता है? पैगंबर के नवासे। मैंने निवासे बोल दिया था, उसके लिए माफ करना। इमाम हसन थे और हुसैन थे पैगंबर के नवासे, तो इसीलिए इसका नाम सिबतैनाबाद इमामबाड़ा रखा गया है। तो भी एग्जाम में कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं इससे संबंधित। इसके वर्तमान स्थिति की बात करें तो यह शाही द्वारा संरक्षित स्मारक है। पहले इसका कुछ हिस्सा एंग्लो इंडियन परिवारों को आवंटित था। इसे भी कभी कभी छोटा इमामबाड़ा कहा जाता है डिजाइन के कारण, लेकिन असली छोटा इमामबाड़ा हुसैनाबाद में है, तो इसे सिबतैनाबाद इमामबाड़ा कहा जाता है। इसके निर्माण सामग्री की बात करें तो इसमें ईंट का प्रयोग, लाखोरी ईंट, छोटी पतली और चपटी ईंटें अवध वास्तुकला की पहचान है, इसमें प्रयोग की गई है। चूना, उड़द की दाल, गुड़, बेल का गूदा, सुर्खी ईंट का चूरा मसाला के रूप में, सजावट के रूप में उभरी हुई कलाकृतियां, पच्चीकारी, ये सारी चीजें। अर्थात नो आयरन, नो आयरन, नो सीमेंट यूज इन अर्ली मोमेंट मोनूमेंट्स। तो इसमें कोई भी चीजें जो है ना ही लोहा ना ही कोई सीमेंट प्रयोग की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे 1857 की क्रांति उससे संबंधित स्मारक, जिसमें रेजिडेंसी आपका दिलकुशा और बिबियापुर कोठी। रणनीतिक महत्व क्या है? विदेशी सैनिकों ने दिलकुशा और बिबियापुर को अपने कब्जे में ले लिया था 1857 की क्रांति के दौरान। इसमें क्षति क्या हुआ? तो दिलकुशा कोठी ब्रिटिश गोलाबारी में ध्वस्त हो गया और अब खंडहर के रूप में हो गया था और रेजिडेंसी को भी भारी क्षति पहुंची थी। इसमें प्रमुख शहादत हुई थी जनरल हेनरी हेवलॉक की। दिलकुशा में इनकी मृत्यु हो गई थी और अनगिनत भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी। कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात करें, नवाब आसफुद्दौला, इन्होंने रूमी दरवाजा, बड़ा इमामबाड़ा और बिबियापुर कोठी का निर्माण करवाया। नवाब सादत अली खान की बात करें, इन्होंने दिलकुशा कोठी का निर्माण करवाया। नवाब मोहम्मद अली शाह तो छोटा इमामबाड़ा का निर्माण। नवाब अमजद अली शाह सिबतैनाबाद इमामबाड़ा। जनरल क्लॉड मार्टिन या बिबियापुर कोठी और ला मार्टिन का डिजाइन किया था। हुसैन अली खान की बात करें तो सिबतैनाबाद के वास्तुकार थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न 100% आ सकते हैं। बात करते हैं इसके टाइमलाइन की तो बिबियापुर कोठी 1775 57
97 के दौरान बनी। 1784 में बड़ा इमामबाड़ा, 1784 से 86 में रूमी दरवाजा, 1798 में दिलकुशा कोठी का निर्माण। 1830 में बात करें तो गुब्बारा आरोहण हुआ था। 1837 से 42 में छोटा इमामबाड़ा। 1847 में सिबतैनाबाद इमामबाड़ा। 1857 में क्रांति हुई थी। 1920 में दिलकुशा को राष्ट्रीय स्मारक बना दिया गया। उसमें कुछ कंफ्यूजन वाले पॉइंट है। छोटा इमामबाड़ा किसे कहते हैं? तो सही है हुसैनाबाद इमामबाड़ा जो है, जिसे मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। सिबतैनाबाद जो कि हजरतगंज में है, कभी कभी कहा जाता है लेकिन है नहीं। सही है हुसैनाबाद इमामबाड़ा। कंफ्यूजन टू भूलभुलैया कहाँ है? केवल बड़े इमामबाड़े में है, छोटे इमामबाड़े में नहीं है। तो ये पूछा जा सकता है। कौन सा स्मारक हंटिंग लॉज था? तो ये पूछा जा सकता है दिलकुशा कोठी। ये सारे जो है कंफ्यूजन वाले पॉइंट थे। बात करें रेजिडेंसी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो लखनऊ का यह सबसे ऊंचा स्थान है। निर्माण काल की बात करें तो 1780 से 1800 ईस्वी में बना। शासक शुरुआत में नवाब असफउद्दौला, समापन नवाब सादत अली खान द्वितीय। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी रेजिडेंसी बनने की, तो नवाब आसफ-उद-दौला थे। समापन के समय नवाब सादत अली खान द्वितीय थे। तो 1780 में स्टार्ट हुआ इसका निर्माण और 1800 में यह कंप्लीट हुआ। उस समय जो है नवाब थे सादत अली खान द्वितीय। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि जब निर्माण 1780 में शुरू हुआ तो उस समय नवाब आसफउद्दौला थे, और जब कंप्लीट हुआ तो नवाब सादत अली खान द्वितीय थे। बात करें इसके उद्देश्य की, तो ब्रिटिश रेजिडेंट जनरल का निवास स्थान था। मूल रूप से यह 3 मंजिला इमारत थी, जिसके ऊपर एक ध्वज, एक फ्लैग लगा हुआ था, ध्वज स्तंभ था। बात करते हैं इसके वास्तुकला और बनावट के बारे में। डिजाइन धूप से बचने के लिए चौड़े बरामदे बने थे। तहखाने की बात करें तो भूमिगत कमरे थे। ऊंची दीवारों में संकीर्ण स्लिट्स द्वारा सीमित वेंटिलेशन था। विशेषताओं की बात करें तो गर्मी में ठंडा और अंधेरा रहता था। इसके निर्माण की बात करें तो कैप्टन जॉन वैली द्वारा याचिका पर उद्देश्य था गार्ड टुकड़ी की तैनाती के लिए वैली गार्ड गेट बनाया गया था। जिसमें अब इस परिसर में प्रमुख भवन थे, उसके बारे में बात करें। यह एक आत्मनिर्भर परिसर था। प्रमुख इमारतें इसमें क्या थी? तो बैंक्वेट हॉल था, ट्रेजरी था, डॉक्टर फेयर्स हाउस था, चर्च और मस्जिद भी इसमें थे, अर्थात दोनों स्थित थे। लॉर्ड हेस्टिंग ने यहाँ मेजर बेली के साथ भोजन भी किया था 1814 में। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम, घेराबंदी विद्रोह के दौरान ब्रिटिश प्रतिरोध का केंद्र था। क्षति क्या हुई? तो तोपों को गोली से भारी नुकसान हुआ, और इसके निशान आज भी मौजूद हैं। हेनरी मोंटगोमरी लॉरेंस की बात करें तो यहाँ मारे गए और दफनाए भी गए थे। तो आपका रेजिडेंसी में हेनरी मोंटगोमरी लॉरेंस जो है मारे गए थे इसके दौरान 1857 की क्रांति के दौरान, और यहाँ दफनाए भी गए। कब्रिस्तान में सैकड़ों अन्य लोगों की भी कब्रें हैं। स्वतंत्रता 1947 से पहले यहाँ यूनियन जैक दिन रात फहराता रहता था। ये यूनियन जैक था, एक फ्लैग था, यह हमेशा फहराता रहता था। अब बात करते हैं इसके वर्तमान स्थिति की। रेजिडेंसी की वर्तमान स्थिति क्या है? तो यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केंद्रीय रूप से संरक्षित है। 1857 में 1857 मेमोरियल म्यूजियम परिसर के भीतर स्थित है। स्वतंत्रता सेनानियों का लचीलापन और देशभक्ति का कलेक्शन है इसमें, और विद्रोह की घटनाओं और जीवंत करने वाले मॉडल और नक्शे मौजूद हैं। इसके वातावरण की बात करें, अब यह लॉन और फूलों से घिरा एक मार्मिक पर्यटन स्थल है। बात करेंगे हुसैनाबाद क्लॉक टावर के बारे में। इसकी ऊंचाई की बात करें 221 फीट है। यह लखनऊ के यह आधुनिकता का विशाल चमत्कार है। ऊंचाई 221 फीट। उस समय भारत में यह सबसे ऊंचा था। तो इंपॉर्टेंट है, उस समय भारत में सबसे ऊंचा था और ऊंचाई 221 फीट था। शैली की बात करें तो यह मोरी शैली में इसका निर्माण कराया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हुसैनाबाद घंटाघर किस शैली में बनाया गया है? तो मोरी शैली में। तुलना लंदन के बिग बेन से है। इसके पहिए बिग बेन से भी बड़े हैं, जबकि तो इंपॉर्टेंट है, इसकी तुलना जो है बिग बेन से की जाती है, उसी से प्रेरित है। अब इसके निर्माण और वित्त की बात करें तो इसके वास्तुकार कौन थे? रिचर्ड रॉस्केल वेने। लागत थी लगभग 2 लाख के करीब, जो वर्तमान लागत के अनुसार देखा जाए। फंडिंग हुसैनाबाद बंदोबस्ती के ट्रस्टियों द्वारा। स्रोत अवध के तीसरे राजा मोहम्मद अली शाह द्वारा 36 लाख की विरासत राशि का ब्याज। पैसा नवाब मोहम्मद अली शाह के ट्रस्ट का था, लेकिन निर्माण उनके बाद हुआ था। इसकी इंजीनियरिंग की बात करें, पत्थर और स्टील की सिम्फनी, इसको संख्या क्या दी जाती है? सिम्फनी ऑफ स्टील एंड स्टोन। इसमें 5 घंटियां ही जो मधुर आवाज देती हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो पहिए गन मेटल से बने हैं, और इसके पिनियन कठोर स्टील से बने हैं। इसकी विशेषता अटूट सटीकता है इसकी, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा है कितनी घंटियां? तो 5 घंटियां हैं। तो इसको संज्ञा दी जाती है, पत्थर और स्टील की सिम्फनी की संज्ञा दी जाती है। इस घंटा को घर को रिचर्ड रॉस्केल बेने अपनी कला और इंजीनियरिंग के समागम के लिए प्रसिद्ध थे। अन्य प्रमुख कार्य थॉर्नहिल और मेने मेमोरियल लाइब्रेरी इलाहाबाद प्रयागराज, इन्होंने ही बनाया, रिचर्ड रॉस्केल बेने। मेयो मेमोरियल हॉल इलाहाबाद, वो भी इसी आर्किटेक्चर यही थे। तो प्रश्न आ सकता है लखनऊ घंटाघर और इलाहाबाद लाइब्रेरी का वास्तुकार
कौन एक ही व्यक्ति था, तो ये पूछा जा सकता है। और आपका ये जो प्रश्न है मेयो मेमोरियल हॉल, ये एग्जाम में आ चुका है। और थॉन हिल और मेने मेमोरियल लाइब्रेरी, इसके वास्तुकार जो है एग्जाम में पूछे गए हैं रिचर्ड रस्केल बेने। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लखनऊ का घंटाघर के भी यही आर्किटेक्चर थे। अब बात करते हैं, अगर हम शिमला की बात करें तो रेजिडेंसी जो है किस समय में 18वीं शताब्दी में बना, शैली यूरोपीय ब्रिटिश शैली, प्रमुख व्यक्ति नवाब असफुद्दौला, उद्देश्य था निवास सैन। घंटाघर 19वीं शताब्दी में बना, शैली थी मुरी शैली में, और इसको वास्तुकार थे रिचर्ड रस्केल बेने, और यह समय और स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण तिथियों, 1780 में रेजिडेंसी का निर्माण शुरू हुआ, 1800 में रेजिडेंसी का निर्माण कंप्लीट हुआ, 1814 में लॉर्ड हेस्टिंग का रेजिडेंसी दौरा हुआ, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रेजिडेंसी की घेरीबंदी की थी सैनिकों ने, 1880 के दौरान हुसैनाबाद घंटाघर का निर्माण बेने द्वारा किया गया। तो इसके जो है आर्किटेक्चर थे बेने। अब इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, रेसिडेंसी के बिल्डर थे ए एस फार्मूला, ए फॉर असफदुल्ला स्टार्टिंग में, और एस फॉर सादत अली खान जब ये कंप्लीट हुआ था, तो इसको एस फार्मूले से रेजिडेंसी को याद रख सकते हैं। क्लॉक टावर आर्किटेक्ट की बात करें तो वैन विल्ट बाई विक क्लॉक, अर्थात बीबी लिंक, बीबी से याद कर सकते हो। वैन विक क्लॉक को बनाने में क्लॉक स्टाइल मोरिश स्टाइल में है, तो मोर हाइट अर्थात मोरिश, तो क्लॉक की स्टाइल थी। ये सारे ट्रिक हैं, तो याद कर सकते हैं ऐसे। अब इसमें महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, वैली गार्ड गेट के लिए याचिका किसने दी थी, तो कैप्टन जॉन वैली ने दिया था। घंटाघर के पहिए किस धातु के हैं, गन मेटल के हैं। रेजिडेंसी में संग्रहालय का नाम क्या है, तो 1857 मेमोरियल म्यूजियम। घंटाघर में कितनी घंटियां हैं, तो 5 घंटियां हैं। हुसैनाबाद ट्रस्ट का कारपर्स फंड कितना था, 36 लाख रुपए। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों स्मारकों से यूपी पीएससी आरओ में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इसके की पॉइंट्स जो तिथियां हैं और जो वास्तुकार के नाम हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको बार बार रिवाइज करते रहिए आप लोग। बात करें लखनऊ की प्राचीन उत्पत्ति के बारे में, तो यह सूर्यवंशी राजवंश के युग से संबंधित है और कौशल महाजनपद का एक अभिन्न अंग था। राजधानी इसकी अयोध्या, तत्पश्चात इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। पौराणिक मान्यता क्या है, तो भगवान राम के भाई लक्ष्मण के सम्मान में लखनपुरी रखा गया। ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है, शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित लक्ष्मण टीला। लखनऊ का नाम भगवान राम के लक्ष्मण से जुड़ा है और यह प्राचीन कौशल महाजनपद का हिस्सा है। इसमें नवाब के पूर्व के काल क्या थे, दिल्ली सल्तनत, उसके बाद सरकी सल्तनत शासन किया जौनपुर, फिर मुगल साम्राज्य। तो 1350 के बाद लखनऊ पर एक क्रमिक था, और इसकी जानकारी आपका आईने अकबरी से प्राप्त होती है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा अवध के प्रशासनिक प्रांत की स्थापना की गई। अकबर द्वारा अवध सूबे की स्थापना कब हुई, तो 1580 में हुई। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि अवध के प्रशासनिक प्रांत की स्थापना मुगल सम्राट अकबर ने कब की थी, तो 1580 में की थी। नेक्स्ट है आपका नवाबी दौर का उदय। बात करें नवाब वंश की स्थापना, तो शौकत जंग ने की थी। इनका नाम था सादत खान बुरहान उल मुल्क द्वारा। ये प्रथम नवाब के रूप में इनकी नियुक्ति 1722 में हुई। प्रारंभिक राजधानी फैजाबाद थी। बात करें अवध के उदय के क्या कारण थे, तो मुगल सत्ता का पतन, जिसमें नादिर शाह का आक्रमण और मराठा का आक्रमण था, प्रांतीय गवर्नरों का उदय और मुगल दरबार से कलाकारों का अवध में प्रवास। बात करेंगे असफुद्दौला, इन्हें भव्यता के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। इनका शासनकाल 1775 से 1797 तक था। सबसे महत्वपूर्ण कदम इनका क्या था, तो राजधानी को इन्होंने फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया, और ये 1775 में ही किया। ये उदारता के लिए काफी प्रसिद्ध है। इनके लिए कहावत है, जिसको ना दे मौला उसको दे असफुद्दौला। इनके शासनकाल में अवध की कलात्मक भव्यता शिखर पर पहुंची। उद्देश्य क्या थे, तो अपने राजवंश की भव्यता का बखान करना। तो प्रश्न, राजधानी का फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरण 1775 में। आपको बता दें बड़ा इमामबाड़ा, इसका निर्माण 1785 से 1791। निर्माण का उद्देश्य अकाल राहत परियोजना, ये रिपीट हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा गुंबददार हाल है, बिना किसी स्तंभ या बीम के सहारे। मुख्य हाल के रूप में भूल भुलैया है, तो परिसर में आसफी मस्जिद और बावली भी शामिल है। वास्तुकला मुगल और यूरोपीय तत्वों का मिश्रण है। ये आप देख सकते हैं, बड़ा इमामबाड़ा का संरचना रेखा चित्र है। आसफी मस्जिद आपका, ये भूल भुलैया, बावली, और ये 2 भव्य प्रवेश द्वार। रूमी दरवाजा पर भी चर्चा हुई है, 1784 में बना। उपनाम टर्किश गेट है। प्रेरणा इस्तांबुल तुर्की के बाब ए हुमायूं के मॉडल पर आधारित है। अवधी वास्तुकला का प्रतीक माना जाता है इसे। बिबियापुर कोठी की बात करें तो नवाब के शिकारगाह के रूप में निर्मित किया गया। डिजाइनर थे इसके फ्रांसीसी जनरल क्लॉड मार्टिन। तो रूमी दरवाजा की प्रेरणा की इस्तांबुल के बाब ए हुमायूं से ली गई है। इस्तांबुल के बाब ए हुमायूं से ली गई है, प्रश्न पूछा जा सकता है। यूरोपीय प्रभाव का आरंभ, यूरोपीयकरण की प्रक्रिया असफुद्दौला के शासनकाल में प्रारंभ हुई। ब्रिटिश रेजिमेंट जॉन ब्रिस्टो से यूरोपीय शैली में घर डिजाइन करने का इन्होंने अनुरोध किया था। प्रमुख भूमिका क्या थी, तो मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन ने ब्लूप्रिंट डिजाइन तैयार किया। परिणाम क्षेत्रीय यूरोपीय परंपराओं का संश्लेषण इसमें शामिल था। यह आपका पारंपरिक मुगल मेहराब है और ये संकृत अवधी मेहराब है।
आसफ के निर्माण में बड़ा इमाम और रूमी बीबी के रूप में याद कर सकते हैं। बड़ा इमाम मतलब बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी बीबी, रूमी दरवाजा और बिबियापुर कोठी। तो इसका निर्माण जो है अश्वुद्दौला के शासनकाल में हुआ। शासन आता है नवाब सादत अली खां। शासनकाल 1798 से 1814 तक। एक विपुल निर्माता थे अर्थात प्रोलिफिक बिल्डर थे। यूरोपीय वास्तुकला एकीकरण को आगे बढ़ाया इन्होंने। इनके सलाहकार थे कैप्टन मैक्लियोड। सादत अली खान इनके प्रमुख वास्तुशिल्पी योगदान की बात करें तो खुर्शीद मंजिल, छतर मंजिल, मोती महल और चौमुखी कोठी। गजाउद्दीन हैदर इनका प्रमुख निर्माण था शाह नजफ इमामबाड़ा। इन्होंने स्वयं का एक मकबरा बनवाया था जिसका नाम था शाह नजफ इमामबाड़ा। मोती महल परिसर के कुछ हिस्से, छोटा छतर मंजिल भी बनवाया। विलियम टिकेट के साथ मिलकर इन्होंने यह काम किया था। शाह नजफ इमामबाड़ा एक मकबरा है जबकि अन्य इमामबाड़े मुख्य रूप से सभा भवन है। इसमें नसरुद्दीन हैदर अपनी पूर्ववर्ती के काम को इन्होंने जारी रखा। छतर मंजिल परिसर को पूर्ण करवाया और कोठी दर्शन बिलास का निर्माण करवाया था इन्होंने। वाजिद अली शाह अंतिम नवाब, अवध के अंतिम नवाब थे। कला और संस्कृति के महान संरक्षक। नवाबी वास्तुकला का अंतिम चरण था इनमें। इनके शासनकाल के दौरान प्रमुख निर्माण सिकंदराबाग महल, कैसरबाग महल परिसर और पिता अमजद अली शाह का मकबरा इन्होंने बनवाया था। कैसरबाग महल परिसर का निर्माण वाजिद अली शाह से संबंधित है। ये प्रश्न आ सकता है। बात करें अवधी वास्तुकला की विशेषताओं की तो अवधी शैली में प्रतीक मछली का रूपांकन शाही प्रतीक होता था। मेहराब संकृत मेहराब या मुगल और यूरोपीय कला से प्रेरित बड़े उद्यान परिसर होते थे। यूरोपीय तत्व में पेंडिमेंट्स और कोरिंथियन कालम होते थे। संरचना में विशाल गुंबददार हाल और सामग्री में लखोरी ईंट और रटस्को प्लस्टर यूज होते थे। ये अवधी वास्तुकला की विशेषताएं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध का औपचारिक विलय वर्ष 1856 में हुआ जिसमें नवाबी शासन का अंत हुआ। क्षेत्र और शासकों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय पूछा जा सकता है किस वर्ष हुआ तो 1856 में हुआ। बात करें 1857 का विद्रोह और उसके परिणाम की तो लखनऊ प्रथम स्वतंत्र संग्राम का प्रमुख केंद्र था। विद्रोह के दौरान कई महत्वपूर्ण अभिलेख और वास्तुशिल्प स्मारकों को विनाश किया गया। समकालीन विवरण तो आयरिश पत्रकार विलियम हावर्ड रसेल द्वारा जो समकालीन विवरण प्राप्त होते हैं तो इनकी जो है जो पत्रकार थे विलियम हावर्ड रसेल द्वारा प्राप्त होते हैं। उनके लेखों में शहर की सुंदरता और विनाश का वर्णन है। मेजर जनरल क्लॉड मार्टिन इनकी भूमिका क्या थी तो ये डिजाइनर थे। बिबियापुर कोठी और स्थानीय निर्माताओं को प्रभावित किया था। बिबियापुर कोठी अश्वुद्दौला ने इसका निर्माण करवाया था। कैप्टन मैक्लियोड एक सलाहकार थे शहादत अली खान के। विलियम ट्रिकेट वास्तुकार और इंजीनियर थे गजाउद्दीन हैदर के। अब हम चर्चा करेंगे अवध के नवाब शहादत खान और सफदरजंग के बारे में। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी। 18वीं सदी में नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। अवध एक महत्वपूर्ण और समृद्ध उत्तराधिकारी राज्य था। संस्थापक थे शहादत खान अर्थात बुरहान उल मुल्क। शहादत खान का उपनाम था बुरहान उल मुल्क। 18वीं सदी के श्वेत राज्यों में बंगाल, हैदराबाद, अवध और उनके संस्थापक अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो इसका ध्यान रखना। इसके संस्थापक थे शहादत खान। बुरहान उल मुल्क के रूप में उन्हें जाना जाता था। संस्थापक शहादत खान, इनका उपनाम था बुरहान उल मुल्क। इन्होंने शासन किया 1732 से 1739 तक। इनके मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम था मोहम्मद अमीन। शहादत खान का मूल नाम था मोहम्मद अमीन। इनके वंश की बात करें तो यह कुलीन फारसी वंश के थे। भारत आगमन 1709 में फारस से हिंदुस्तान आए। इनका व्यक्तित्व कैसा था, महत्वाकांक्षी थे, प्रभावशाली थे और सैयद वंश से संबंधित थे। अन्य प्रसिद्ध फारसी कवियों की उपनाम अमीन था। बात करते हैं शहादत खान की उपाधियां और सम्मान। तो ये कौन कौन सी उपाधियां थी। बुरहान उल मुल्क के रूप में जाने जाते थे, शौकत जंग, एतिमाद उद्दौला, नवाब शहादत खान बहादुर, वकील ए मुतलक। तो इनकी सर्वोच्च उपाधि थी, ये एग्जाम में आ सकता है। वकील ए मुतलक के रूप में किस शासक को जाना जाता था अवध के नवाबों में तो शहादत खान को। उपाधि वकील ए मुतलक फारस के सम्राट नादिर शाह द्वारा 1739 में इनको प्रदान की गई थी। बात करें शहादत खान की मृत्यु की तो इनका समय 1739 दिल्ली में मृत्यु हुई। विवाद है मृत्यु के कारण, इतिहासकारों में काफी मतभेद भी है। पहला मत है कि इन्होंने आत्महत्या की थी जहर खाकर शहजादा दारा सिकों के निवास में, जबकि दूसरा मत है असाध्य बीमारी से इनकी मृत्यु हुई। मकबरा दिल्ली में शहादत खान के मकबरे में दफनाया गया। शहादत खान की मृत्यु से संबंधित बात करें तो 1739 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। विवाद क्या था तो मृत्यु के कारण पर इतिहासकारों में मतभेद है। पहला मत है कि इन्होंने आत्महत्या की थी जहर खाकर शहजादा दारा सिकों के निवास में। दूसरा मत है कि असाध्य बीमारी से इनकी मृत्यु हुई। मकबरा दिल्ली में शहादत खान के मकबरे में दफनाया गया इन्हें।
इनका अगला उत्तराधिकारी सफदरजंग हुआ, जिसका मूल नाम था मंसूर अली खान। यह 1739 से 1753 तक शासन किया। इसकी मृत्यु जो है 1754 में हुई। सादत खान से संबंध भतीजा और दामाद, जो संबंध था इसका सादत खान से, इनका भतीजा लगता था और दामाद भी था। प्रमुख उपलब्धि क्या थी इसकी? यह मुगल साम्राज्य का वजीर बना। बात करेंगे सफदरजंग की उपाधियां और सम्मान कौन कौन से पाए इसने, तो एक हाईएस्ट टाइटल इसने पाया था वजीर उल मामलिक ए हिंदुस्तान। दूसरी उपाधि थी या सम्मान दिया गया था आसफ शाह का। इसे जमात उल मुल्क की उपाधि भी मिली थी। शुजाउद्दौला। अन्य उपाधि की बात करें, नवाब अबूला मंसूर खान बहादुर, सफदरजंग, सिपाह सलार। ये इसकी सफदरजंग की महत्वपूर्ण उपाधियां थी जो इसे दी गई थी। ये टाइटल इसके पूछे जा सकते हैं। इसको कौन सा पद मिला था? वजीर उल ममालिक हिंदुस्तान, अर्थात हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति 1748 नियुक्ति करने वाला सम्राट था अहमद शाह बहादुर, जिसका शासनकाल 1784 से 1754 तक था। इसको अतिरिक्त पद अजमेर के गवर्नर के रूप में और नारनौल के फौजदार के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। बात करें इसके पतन और अवध वापसी की, तो कारण था दरबारी राजनीति और षड्यंत्र के कारण बर्खास्तगी। 1753 में वजीर के पद से बर्खास्त किया गया इसे। अवध वापसी तो दिसंबर 1753 में अवध लौट आए। इसने नई राजधानी फैजाबाद को अपना सैन्य मुख्यालय और प्रशासनिक राजधानी बनाया। अक्टूबर 1754 में उनकी सुल्तानपुर के पास मृत्यु हो गई। सफदरजंग का मकबरा ये आपका दिल्ली में स्थित है। अंतिम मुगल वास्तुशिल्प शैली का एक प्रमुख उदाहरण है। वास्तुकला शब्दावली है हस्त विशिष्ट, इसका फारसी में आता है 8 स्वर्ग। योजना थी एक वर्गाकार योजना जिसमें केंद्रीय कक्ष के चारों ओर 8 कमरे होते हैं। यह एक अष्टकोणीय डिजाइन का अद्भुत उदाहरण है। यह मकबरा मुगल साम्राज्य के घटते वैभव का प्रतीक है। मुगल वास्तुकला विशेष रूप से चारबाग और हस्त विशिष्ट जैसी योजनाओं कला और संस्कृति खंड में अक्सर पूछी जाती हैं, तो पूछी जा सकती है। बात करें शहादत खान अर्थात बुरहान उल मुल्क, मूल नाम था मोहम्मद अमीन। प्रमुख उपाधि थी बुरहान उल मुल्क वकील ए मुतलक, और इसने अवध की स्थापना की थी। राजधानी मुख्य रूप से अवध क्षेत्र था। इसकी मृत्यु 1739, जो कि विवादास्पद है। सफदरजंग मंसूर अली खान की बात करें, जिसका मंसूर अली खान मूल नाम था। उपाधि क्या थी? वजीर उल मामलिक हिंदुस्तान। यह मुगल साम्राज्य का वजीर बना। इसकी राजधानी क्या थी? तो फैजाबाद। और 1754 में बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई। अवध में नवाब शासन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली थी। पहला है मनसबदार, मुगल सैन्य और नागरिक प्रशासन में एक पद या रैंक धारक था। फौजदार या प्रशासनिक इकाई या सरकार का प्रमुख कानून और व्यवस्था बनाने के लिए जिम्मेदार होता था। सूबेदार एक प्रांत या सूबा का गवर्नर होता था। वजीर साम्राज्य का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारी होता था। वकील मुतलक साम्राज्य का वायसराय और सम्राट के बाद सर्वोच्च अधिकारी होता था। नेक्स्ट बात करें दोनों नवाबों के मूल नाम, एक का मोहम्मद अमीन और मंसूर अली खान। शहादत खान की उपाधि वकील मुतलक नादिर शाह द्वारा दी गई थी। सफदरजंग की उपाधि वजीर ये अहमद शाह बहादुर द्वारा दी गई थी। शहादत खान की मृत्यु का कारण आत्महत्या बना बीमारी। दो मत हैं इसके। सफदरजंग के मकबरे की वास्तुकला दिल्ली में है, हस्त विशिष्ट और लाल बलुआ पत्थर से। फैजाबाद को राजधानी सफदरजंग ने बनाया, पूछा जा सकता है। इसने फैजाबाद को राजधानी बनाया था सफदरजंग ने। अब हम चर्चा करेंगे अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं असफुद्दौला पर। शुजाउद्दौला की बात करें तो इसने 1753 से 1775 तक शासन किया। पिता का नाम था सफदरजंग। उपाधि इसको दी गई थी वजीर उल ममलिक हिंदुस्तान। शुजाउद्दौला, नवाब जलाल उद्दीन, हैदर खान बहादुर और असदजंग, ये सारी उपाधि से दी गई थी। इसका व्यक्तित्व कैसा था? असाधारण शारीरिक शक्ति, सैन्य चतुर और मोहनी मूर्ति। शारीरिक विवरण, लगभग 7 फीट लंबा और तिल सी चिकनी मूछें बाज के पंखों की तरह थी। जैसे कि इसमें दिखाया गया, इसकी काफी बड़ी बड़ी मूछें थी। शक्ति प्रदर्शन की बात करें, तलवार के वार से इसने भैंस का सिर काट दिया था। एक हाथ में 2 पुरुषों को उठा लेना, ये इसके जो है शक्ति प्रदर्शन थे। काफी वीर था। गुलाम हुसैन खान 18वीं सदी के इतिहासकार ने इन्हें समान रूप से गर्वित और अज्ञानी कहा। यह कथन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो पूछा जा सकता है कि गुलाम हुसैन खान ने किस शासक को समान रूप से गर्वित और अज्ञानी कहा? तो शुजाउद्दौला। बात करें बक्सर युद्ध के युद्ध और उसके परिणाम के बारे में, तो बक्सर के युद्ध में 3 शासक शामिल थे। पहला मीर कासिम, जो कि बंगाल का निर्वासित गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय मुगल शासक, और शुजाउद्दौला जो अवध का था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ और अपमानजनक हार हुई। युद्ध के बाद जो है शुजाउद्दौला बरेली की ओर पलायन कर गए और शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ संगठित होकर उनकी छत्र छाया में रहना स्वीकार कर लिया। तो ये पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध के त्रिपक्षीय गठबंधन के सदस्य कौन थे? मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, जो कि अवध से संबंधित था। बात करें अंग्रेजों से इनके संबंध और विरासत में,
तो युद्ध के बाद की संधि लॉर्ड क्लाइव के साथ भेंटवार्ता हुई। युद्ध के सापेक्ष क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। इसमें जो है सुबेदारी का पुनर्धारण प्राप्त हुआ और अवध ब्रिटिश प्रभाव में आया। राजधानी और मकबरा, तो शासनकाल में फैजाबाद निवास का प्रमुख केंद्र था। मकबरा गुलाबबाड़ी जो कि फैजाबाद में स्थित है। सुजाउद्दौला ने बक्सर की हार के बाद अपना सूबा स्थायी रूप से नहीं खोया था। संधि के बाद उन्हें यह वापस मिल गया था। अब कुछ विदेशी प्रभाव और अजूबों के संग्रहालय पे बात करें। जनरल क्लॉड मार्टिन फ्रांसीसी साहसी और वास्तुकार जो नवाब के दरबार से जुड़े थे, कई इमारतों स्मारकों को डिजाइन किया जिन्हें राज्य प्राप्त हुआ। लुईस फर्डिनेंड स्मिथ और लॉर्ड वेंटेनिया द्वारा वर्णित किया गया था। सुजाउद्दौला और असफदुल्ला में बात करें, इनका शासनकाल सुजाउद्दौला का 1753 से 1775 तक, जबकि असफदुल्ला का 1775 से 1797 तक था। सुजाउद्दौला के समय राजधानी फैजाबाद थी, जबकि असफदुल्ला के समय लखनऊ थी। प्रमुख युद्ध तो बक्सर का युद्ध जो है सुजाउद्दौला के समय हुआ। राजधानी का स्थानांतरण असफदुल्ला के समय हुआ। मुख्य विरासत गुलाबबाड़ी, मकबरे का निर्माण सुजाउद्दौला ने कराया। असफदुल्ला ने बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा। अंग्रेजों से संबंध, तो बक्सर में हार के बाद संधि और ब्रिटिश प्रभाव की यहीं से शुरुआत हुई। ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि हुई, मंत्री की बर्खास्तगी की गई असफदुल्ला के शासनकाल में। बात करें सुजाउद्दौला का व्यक्तित्व, तो योद्धा था, गर्वित और साहसी था, जबकि असफदुल्ला दानशील, कलाप्रेमी और सुखप्रिय थे। बात करते हैं सुजाउद्दौला का राज्यारोहण 1753 में, 1764 में बक्सर का युद्ध, 1775 में सुजा की मृत्यु, असफदुल्ला का राज्यारोहण और राजधानी लखनऊ स्थानांतरित की गई। 1797 में असफदुल्ला की मृत्यु होगी। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, वजीर जो होता था मुख्यमंत्री तथा साम्राज्य का मुख्य प्रशासक, दीवान राजस्व और वित्त का प्रमुख, सूबेदारी एक प्रांत का गवर्नर का पद। बात में अवध के नवाब में, तो सुजाउद्दौला 1753 से 75 तक, व्यक्तित्व 7 फीट लंबा, योद्धा, गौरवान्वित, इसने राजधानी थी फैजाबाद। मुख्य घटना बक्सर का युद्ध और इसने गुलाबबाड़ी की स्थापना की। असफदुल्ला 1775 से 1797 तक शासन, दानवीर, कला प्रेमी। मुख्य घटना राजधानी लखनऊ स्थानांतरित की, बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजे का निर्माण कराया। इसकी मृत्यु जलोदर रोग से हुआ 1797 में। बात करेंगे अवध के नवाब वजीर अली खान, इनका शासन था 1797 से 1798 तक। केवल 4 महीनों ने शासन किया था, सितंबर 1797 से जनवरी 1798 तक। ये असफदुल्ला के दादक पुत्र थे। केवल 4 महीने तक सबसे कम शासन। उपाधियों की बात करें, मदार उल मुहम, वजीर उल मामलिक के हिंदुस्तान, रुस्तम हिंद, आसफ जहां, बुरहान उल मुल्क। इनके जन्म का तो क्यों देती है, जन्म के बाद मां से खरीदा गया था इन्हें बहू बेगम के आदेश पर जैनाना में तस्करी के दौरान। असफदुल्ला के बाद दौला ने बाद में पितृत्व से इनकार किया। निष्कासन और विद्रोह पर बात करें, तो गवर्नर जनरल सर जॉन शोर द्वारा निष्कासन का किया गया जनवरी 1798। बनारस विद्रोह हुआ, वजीर अली ने ब्रिटिश रेजिडेंट जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी की हत्या कर दी और इसे मसाकरे ऑफ बनारस कहा जाता है। तो ये आपका पूछा जा सकता है कि बनारस का विद्रोह या नरसंहार, बनारस का नरसंहार कब हुआ, तो 1799 में वजीर अली ने ब्रिटिश रेजिडेंट जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी की हत्या कर दी थी। इनको लखनऊ से बनारस, फिर बनारस से जयपुर इन्होंने राजा की शरण ली। उनको कोलकाता में कैद किया गया वेल्लोर फोर्ट में। दिसंबर 1799 ब्रिटिश को सौंपा गया और इनकी मृत्यु 1870 वेल्लोर में हो गई। इनको दफन किया गया काशी बागान, जिसे मुस्लिम कब्रिस्तान था। वजीर अली की कैद ब्रिटिश शक्ति के वर्चस्व का प्रतीक थी। बात करेंगे अवध के नवाब, नवाब शहादत अली खान द्वितीय 1798 से 1814 तक शासन रहा इनका। नवाब सुजाउद्दौला के द्वितीय पुत्र और असफदौला के भाई थे। राज्याभिषेक 21 जनवरी 1798 को बीबियापुर महल में हुआ। उपस्थिति गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली और सर जॉन शोर उपस्थित था। इसे प्रमुख उपाधियां यामून उद्दौला की दी गई, निजाम उल मुल्क की, नवाब वजीर अवध, मुरजिंग मुबरिजंग, जन्नत आराम गाह, ये मरणों प्रांत उपाधि दी गई। तो पूछा जा सकता है कि मरणों प्रांत उपाधि कौन सी दी गई, तो जन्नत आराम गाह, और उसे वजीर उल मामलिक के हिंदुस्तान की भी उपाधि दी गई। इसके बाद स्थापत्य कला की बात करें, तो फरहत बख्श महल मूल मालिक था जनरल मार्टिन, 50,000 रुपये में खरीदा था। स्थान छतर मंजिल के पास नदी के किनारे था। अन्य महल की बात करें, टेढ़ी कोठी, लाल बरादरी और दिलेरी भवन। शहादतगंज पश्चिमी लखनऊ का एकमात्र बाजार घोषित किया गया। प्रमुख भवन की बात करें, दिलकुशा कोठी ऊंचे स्थल पर निर्मित थी, मोती महल, हयात बख्श और खुर्शीद मंजिल, और इन्होंने सिकंदर बाग का भी निर्माण करवाया था। शहादत अली खान द्वितीय। बात करें इतिहासकारों का क्या मत था, सर विलियम फ्रीमैन अपनी बुक अ जर्नी थ्रू द किंगडम आउडे में शहादत अली खान अत्यंत
विवेकशील और सक्षम शासक थे, ऐसा मत था उसका। सिडनी है ने अपनी बुक हिस्टोरिक लखनऊ में कहा कि भव्य भोज आयोजित करते पर निजी जीवन काफी सादा था इनका। बात करते हैं शासनकाल। वजीर अली का 4 महीने, शहादत अली का 16 वर्ष। स्वभाव या विलासिता विद्रोही था या विवेकशील और मितव्ययी थे। विरासत की बात करें तो वजीर अली के दौरान बनारस विद्रोह हुआ और इसलिए प्रशासनिक सुधार और भवन निर्माण के लिए जाना जाता है। महत्वपूर्ण घटनाक्रम की बात करें तो सितंबर 1797 असफदौला की मृत्यु, वजीर अली नवाब बने उस समय। जनवरी 1798 में वजीर अली का निष्कासन हुआ और शहादत अली का राज्याभिषेक हुआ। 1799 में बनारस विद्रोह हुआ जिसमें चेरी की हत्या की गई। दिसंबर 17 में वजीर अली ने आत्मसमर्पण किया। 1814 में शहादत अली खान की मृत्यु हुई। 1870 में वजीर अली की जेल में मृत्यु हो गई। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका ये बनारस विद्रोह जिसमें चेरी की हत्या की गई। इसे मशाकरे ऑफ बनारस भी कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुरहान उल मुल्क की उपाधि शहादत अली खान संस्थापक थे उनकी भी थी और वजीर अली खान दोनों की थी। फरहत बख्श महल किसने खरीदा था? जनरल मार्टिन ने। वजीर अली की मृत्यु कहाँ हुई? तो वेल्लोर फोर्ट में हुई। किस शासक ने शराब छोड़ दिया था? तो शहादत अली खान ने। अब बात करें अवध के जो नवाब थे, गजाउद्दीन हैदर से लेकर मोहम्मद अली शाह तक। अवध के अंतिम नवाब, वजीर और प्रथम बादशाह था यह। तो आपका ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अवध का प्रथम बादशाह या प्रथम राजा कौन था? तो गजाउद्दीन हैदर था। और आपको ये भी बता दें यह अवध का अंतिम नवाब वजीर था। तो अवध का अंतिम नवाब जो है गजाउद्दीन हैदर ही था और प्रथम बादशाह भी बना। ब्रिटिश प्रभाव का बढ़ना और राज्य का पतन। इसमें कला संस्कृति व वास्तुकला के संरक्षण पर ध्यान दिया। बात करते हैं गजाउद्दीन हैदर के बारे में। इसका शासनकाल 1814 से 1827 तक का उपाधि तो अबुल मुजफ्फर मुइज उद्दीन शाह ए जवान ये भी उपाधि थी। शासनकाल 1814 से 1827। आपको बता दें अवध का 7वां और अंतिम नवाब वजीर था। लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा 1819 में अवध का प्रथम बादशाह घोषित किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा सकता है अवध का पहला राजा या प्रथम बादशाह किसे बनाया गया? तो गजुद्दीन हैदर को 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग ने बनाया। बिशप हैबर दरबार को भारत में सबसे वैभवशाली बताया। तो बिशप हैबर ने गजाउद्दीन हैदर के दरबार को भारत में सबसे वैभवशाली बताया। इसका निवास कहाँ था? फरहत बख्श पैलेस में। नवाब वजीर ने बादशाह का परिवर्तन 1819 ब्रिटिश पंजी लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा मुगल सम्राट के नाम मात्र के अधिकार को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो इसने जो पद का नाम था नवाब वजीर से बादशाह नाम कर दिया था 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग ने। और इसका जो उद्देश्य था मुगल सम्राट के नाम मात्र के अधिकार को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना। गजाउद्दीन हैदर के समय प्रमुख निर्माण की बात करें, शाह नजफ इमामबाड़ा बनाया गया। इसने स्वयं का मकबरा बनवाया। महल तो मोती मुबारक मंजिल बनवाया। विलायती बाग, बादशाह बाग, ये ब्रिटिश के सम्मान में बादशाह बाग बनवाया। कदम रसूल और एक नहर का निर्माण भी करवाया। मंत्री आगा मीर द्वारा ब्योढ़ी आगा मीर, सराय आगा मीर और करबला का निर्माण करवाया गया। संप्रभुता और मुद्रा की बात करें, एएच 1234 से नई मुद्रा प्रणाली लागू की। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बजाय अपने नाम पर सिक्के जारी किए और राज्य चिन्ह का परिचय दिया। इसका राज्य चिन्ह क्या था? 2 मछलियां थी, एक मुकुट था, 2 बाघ थे और कटार अर्थात खंजर थे। दरबारी कलाकार की बात करें तो रॉबर्ट होम 1828 तक था। जॉर्ज डंकन विची विद्वान में। राजा रतन सिंह 1815 में दरबार में थे। खगोल विज्ञान, काव्य भाषा, अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, अंग्रेजी के ज्ञाता थे। प्रिंटिंग प्रेस तो 1821 में रॉयल लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था इसने। प्रकाशन हफ्स कुलजुम 1821 में। फारसी शब्दकोश और व्याकरण। इसकी मृत्यु 1827 में फरहद बख्श महल में हो गई थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंटिंग प्रेस 1821 में रॉयल लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई इसके शासनकाल में। अब बात करते हैं नसरुद्दीन हैदर के बारे में। इसका शासनकाल 1827 से 1837 तक था। इसकी उपाधि की बात करें, नौशेरवान ए जमान था। शासनकाल 25 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। इसकी रुचि महिलाओं, मदिरा, ज्योतिष, खगोल विज्ञान में था। निर्माण तारा वाली कोठी वेधशाला का निर्माण करवाया। निगरानी कर्नल विल्कॉक्स के निगरानी में। दर्शन विलास भवन को फरहत बख्श महल में इसने जोड़ा था 1832 में। आधुनिक प्रौद्योगिकी में इसने गंगा में भाप चलित जहाजों का प्रचलन किया था। तो गंगा में भाप चलित जहाजों का प्रचलन किस शासक ने किया था? नसरुद्दीन हैदर ने। अब बात करें यूरोपीय प्रभाव और शासन का अंत कैसे हुआ। तो इसमें कलाकार थे, यूरोपीय कलाकारों को आकर्षित किया इसने, जिसमें रॉबर्ट होम और जॉर्ज बीचे थे। इसके शासनकाल में नकारात्मक प्रभाव, डी रूसेट नाई 24 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया गया। मनोरंजन, पशु लड़ाई, हाथी पटेर के दंगल।
ये हटा देना है, कट कर देना है। अब अगले शासक की बात करें, मोहम्मद अली शाह। इनका शासनकाल 1837 से 1842 तक। उपाधि थी नौसिरवान ए आदिल। शासनकाल 1837 से 1842। वास्तविक नाम क्या था? नासिर नासिर उद्दौला नसरुद्दीन हैदर के चाचा थे। सिंहासन प्राप्ति, बादशाह बेगम ने अपने वंशज मुन्ना जान को गद्दी पर बैठाने का प्रयास किया। ब्रिटिश ब्रिगेडियर ने योजना को विफल किया इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके निर्माण में हुसैनाबाद इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा सबसे प्रसिद्ध निर्माण था। जामा मस्जिद निर्माण शुरू किया लेकिन पूर्ण नहीं कर सके। सतखंडा एक 7 मंजिला टावर का निर्माण करा जो अपूर्ण रह गया। तो हुसैनाबाद इमामबाड़ा का निर्माण मोहम्मद अली शाह। शाह नजफ इमामबाड़ा का निर्माण गजाउद्दीन हैदर। मोहम्मद अली शाह, हुसैनाबाद इमामबाड़ा, जामा मस्जिद शुरू किया, कंप्लीट नहीं हुआ। सतखंडा जो कि अपूर्ण रह गया। तो तीनों बादशाहों पर एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो गजाउद्दीन हैदर का शासनकाल 1814 से 27 तक। मुख्य उपाधि थी प्रथम बादशाह। प्रमुख निर्माण शाह नजफ इमामबाड़ा। मुख्य घटना अपनी मुद्रा इसने जारी की थी। तो पूछा सकता है कि इसने अपनी मुद्रा जारी की थी। तो गजाउद्दीन हैदर, इसकी मृत्यु प्राकृतिक हुई थी। नसरुद्दीन हैदर शासनकाल की बात करें तो 1827 से 37 तक। उपाधि नौशेर वान ए जमान। और इसमें प्रमुख निर्माण था तारा वाला कोठी। इसकी मुख्य घटना थी तो इसने गंगा नदी में भाप चली जहाज को प्रचलन में लाया। इसकी मृत्यु विष देकर हत्या कर दी गई थी। बात करें मोहम्मद अली शाह की तो इसका शासन था 1837 से 1842। इसकी उपाधि नौसिरवान ए आदिल। इसने हुसैनाबाद इमामबाड़ा का निर्माण करवाया और इसकी मुख्य घटना थी हुसैनाबाद एंडोनमेंट की स्थापना की थी। इसकी मृत्यु भी प्राकृतिक रूप से हुई थी। अब हम चर्चा करेंगे अवध के अंतिम शासक पर। बात करें अमजद अली शाह। इनका शासन था 1842 से 1847 तक। इसे धर्म प्राण निर्माता माना जाता था। 5 वर्षों तक शासन किया था। पिता का नाम मोहम्मद अली शाह था। व्यक्तिगत अत्यंत धार्मिक, परंपराओं का पालन करने वाला, वास्तुकला में गहरी रुचि। इसकी उपाधि थी अबुल जफर, मुस्लिह उद्दीन, सुल्तान ए आदिल, सिपाही सिक्को बहादुर। ये सारी इसकी उपाधियां थी। इसके दौरान स्थापत विरासत की बात करें तो हजरतगंज लखनऊ जो कि पूर्ववर्ती दिल्ली और लंदन बैंक के सामने। उद्देश्य स्वयं के मकबरे के रूप में निर्माण करवाया था इसने और उसकी महान कृति यह मानी जाती है। वर्तमान स्थिति एएसआई के तहत संरक्षित है। वर्ष 1919 से आपका इमामबाड़ा सिपतैनाबाद जो है इसका निर्माण करवाया था और यह 1919 से एएसआई के अंतर्गत संरक्षित है। नेक्स्ट बात करें इसके बुनियादी ढांचे का तो लोहे का पुल गोमती नदी पर निर्माण करवाया। पक्की सड़क लखनऊ से कानपुर तक एक पक्की सड़क का निर्माण करवाया जिससे व्यापार और आवागमन सुगम हुआ। हजरतगंज की स्थापना की। लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध बाजार की नींव रखी। हजरतगंज का नाम अमजद अली शाह की उपाधि हजरत पर है, बेगम हजरत महल के नाम पर नहीं है। तो ये ध्यान दिया जाता है कि हजरतगंज, लखनऊ के हजरतगंज का नाम अमजद अली शाह की जो उपाधि थी हजरत, उसके नाम पर रखा गया था। अमजद अली शाह के विश्वसनीय मंत्री अमीनुद्दौला ने भी शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अमजद अली शाह का जो मंत्री था अमीनुद्दौला, इसने अमीनाबाद बाजार का निर्माण करवाया और कानपुर रोड पर सराय का निर्माण करवाया। बात करते हैं अवध के नवाब वाजिद अली शाह। इनका शासन 1847 से 1856 तक था। इनकी पदवी अवध के अंतिम नवाब बादशाह राजब से 14 फरवरी 1847 को। उपनाम था इनका अख्तर। तो पूछा था अख्तर के नाम से कौन से नवाब थे? तो वाजिद अली शाह। इसकी प्रकृति कैसी थी? संगीत, नाटक और साहित्य के प्रति गहरा प्रेम था। अपने उपनाम अख्तर से इसने लगभग 50 पुस्तकें लिखी। इसके शासनकाल में उर्दू साहित्य फला फला, अवध व्यापार उद्योग भी समृद्ध रखे। तो याद रखें अख्तर ने 50 किताबें लिखी थी। ठुमरी इस शास्त्रीय गायन शैली को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लखनऊ घराना को पुनर्जीवित किया, उसे एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसके दरबार में कला और संस्कृति का स्वर्णिम युग था। बात करें कैसरबाग की, यह उसके शासनकाल की सबसे उत्कृष्ट और भव्य वास्तुकला परियोजना थी। कैसरबाग उनकी कलात्मक प्रवृत्ति और भव्य जीवन शैली का जीवंत प्रमाण है। यह एक विशाल महल परिसर था। कैसरबाग का निर्माण वाजिद अली शाह ने करवाया था। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी प्रशासनिक कमजोरी और कुशासन पर चर्चा करें तो राजा का ध्यान कला पर अधिक और प्रशासन पर कम था। तालुकदारों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने अपने विश्वास के पदों का दुरुपयोग किया जिससे राज्य में अव्यवस्था फैली। यह कुशासन अंग्रेजों के लिए अवध पर कब्जा करने का एक बहाना भी मिल गया था। बात करें अवध का विलय तो 7 फरवरी 1856 को हुआ। कारण था अंग्रेजों द्वारा कुशासन का आरोप। गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। बादशाह का निर्णय तो उन्होंने एक नाम मात्र की राजशाही की पेशकश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इनका मटिया बुर्ज में निर्माण किया गया। स्थान था कलकत्ता। लघु लखनऊ का निर्माण मटिया बुर्ज में अपने प्रिय
लखनऊ की प्रतिकृति बनाई। इसमें एक दूसरा कैसरबाग और एक पशु उद्यान भी शामिल था। इन्हें पेंशन 1 लाख रुपए प्रतिमाह दिया जाता था। उद्देश्य था अपनी खोई हुई संस्कृति को जीवित रखने का इन्होंने प्रयास किया। 21 सितंबर 1887 को 67 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। विरासत एक जटिल व्यक्तित्व थे। सकारात्मकता एक शानदार कलाकार, कवि और संस्कृति के संरक्षक थे। नकारात्मक एक असफल और दुखद राजा था। उनकी संस्कृति उपलब्धियां आज भी भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बात करते हैं बेगम हजरत महल। इन्होंने 1820 से 1879 तक शासन किया। जन्म इनका 1820 में अयोध्या में हुआ। पुराना नाम फैजाबाद है। अयोध्या में हुआ। विवाह अवध के अंतिम बादशाह वाजिद अली शाह से इनका विवाह 1856 में अवध के विलय के बाद प्रमुखता से चर्चा में आई। यह साहस और दृढ़ संकल्प की प्रतीक मानी जाती थी। यह 1800 के विद्रोह की प्रमुख नेत्री थी। अवध में ब्रिटिश शासन के खिलाफ इन्होंने प्रतिरोध का नेतृत्व किया। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का केंद्र बिंदु बन गई। अपने अल्पायु पुत्र ब्रिटिश कद्र को अवध का नया शासक घोषित किया। स्वयं उसकी संरक्षिका के रूप में शासन किया। बात करें अवध में 1857 विद्रोह की समय रेखा, तो मई 1857 में मेरठ में विद्रोह लखनऊ तक पहुंचा। जून 1887 में लखनऊ रेजिडेंसी की घेरबंदी शुरू हो गई और जुलाई 1857 ब्रिटिश कद्र को शासक घोषित किया गया। नवंबर 1857 को सर कॉलिन कैंपबेल की सेना का आगमन हुआ। मार्च 1858 को अंग्रेजों ने लखनऊ पर पुनः कब्जा किया। 1858 तक बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। बात करें राजनीतिक और नैतिक कौशल। विद्रोह के दौरान प्रशासन को कुशलता से संभाला। अन्य विद्रोही नेताओं के साथ गठबंधन बनाया। कूटनीति और दृढ़ता के बीच एक सूक्ष्म संतुलन बनाए रखा। स्वयं सैनिकों का नेतृत्व किया, उनकी हिम्मत को बढ़ाया। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश जिला दर्शन सीरीज में जो है आपका लखनऊ का ये क्लास समाप्त हुआ। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला सेशन जल्द ही आ जाएगा। धन्यवाद।